Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. I hope you all would be doing fine and preparing hard for your exams. So I came to know about one of the case studies which you will face in your board exams also. तो कनिष्का, ये कहाँ से लिया था आपने? सैंपल पेपर से लिया है क्वेश्चन, केस स्टडी जो? यस सर, अभी जो आया है ना टर्म 1 का 2021 का। ओके, तो ये बिल्कुल एक क्लासिक एग्जांपल है जो आप बोर्ड्स में फेस करने वाले हो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड इट वुड हेल्प यू आल्सो इन द टुमारोज टेस्ट आल्सो, है ना? कल भी हो सकता है कि ऐसी कोई केस स्टडी उठ के आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रीड आउट करना। द फ्यूअल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। देखो, सबसे पहले प्रोपोर्शनल वर्ड के मायने समझो कि जब भी चीज प्रोपोर्शनल है तो उसके मतलब क्या है। 1 सेकेंड। मान लो मैंने आपको कहा कि A इज प्रोपोर्शनल टू B, A क्वांटिटी B क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है। दैट मींस B जैसे बढ़ रही है तो A भी बढ़ रही है, और B घट रही है तो A भी घट रही है। यही मतलब होता है प्रोपोर्शनल होने का मतलब। प्रोपोर्शनल कहें या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें, दे आर वन एंड द सेम थिंग। और प्रोपोर्शनली और इनवर्स प्रोपोर्शनली उल्टे होते हैं। अगर मैं कहूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 सेकेंड। हाँ, सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी। देखो, हम बात कर रहे थे कि A इज प्रोपोर्शनल टू B, मतलब इसको हम रीड कैसे करेंगे कि A इज प्रोपोर्शनल टू B। तो प्रोपोर्शनल कहें या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें, दे आर वन एंड द सेम थिंग। मीनिंग अगर मैंने केवल सिंपली कह दिया प्रोपोर्शनल तो वो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है, बोलने की जरूरत नहीं है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहूं तो एक ही बात है, और उसका साइन क्या है, इस तरीके से। और इस चीज को कैसे रीड करते हैं कि A जो है B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज का मीनिंग है A क्वांटिटी B क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट मींस B बढ़ता है तो A भी बढ़ता है, B घटता है तो A भी घटता है। ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? उल्टा होता है। B बढ़ेगा तो A घटेगा, और A बढ़ेगा तो B घटेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं यहाँ पे 1/2 लिखूं, मैं 1/2 लिखूं तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। यस और नो? 1/2 की वैल्यू क्या होती है, बोलो? 0.5। और अगर मैं 2 को बढ़ा के 3 कर दूं तो 1/3 की वैल्यू क्या होगी? 0.33। फिर एक बढ़ा दो, देखें 1/4 कर दो तो वैल्यू क्या हो गई? 0.25। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो ये वैल्यू बढ़ने की बजाय घट रही है। 0.5, 0.33, 0.25। तो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? बोलो। नो सर। नो? ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है? अच्छा, इसको अपन फिर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? A प्रोपोर्शनल B को हम अपन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं A इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K टाइम्स B। कोई भी एक कांस्टेंट K टाइम्स B, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही सेम टू सेम चीज, A इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स K इंटू 1/B। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका भी समझ में आया? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना बच्चों, यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन सेज कि द फ्यूअल कॉस्ट पर आवर, 1 घंटे का फ्यूअल कॉस्ट जो है पर आवर जो है एक ट्रेन को चलाने के लिए, वो प्रोपोर्शनल है। दैट मींस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसके स्क्वायर से। जिस स्पीड में ट्रेन चल रही है उसके स्क्वायर से। और देखो, यहां तक पढ़ते पढ़ते मेरी नजर नीचे गई कि अज्यूम द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी माननी मुझे? V किलोमीटर पर आवर। तो देखो, मैं अगर इसके पॉइंट्स को नोट डाउन करूं एक बार, जितना मैं पढ़ता जा रहा हूं उतना ही मैं एक बार नोट डाउन करना चाहूं। देखो क्या क्या चीजें नोट डाउन कर सकते हैं अपन ये लिख सकते हैं कि कोस्ट, फ्यूअल कॉस्ट रेदर देन फ्यूअल कॉस्ट पर आवर 1 घंटे का है, याद रखना, पूरा नहीं है, 1 घंटे का।
ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सम कांस्टेंट, चलो कांस्टेंट तो बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, किसके प्रोपोर्शनल है, ये स्पीड इन किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर के ये प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड v माननी है, नीचे लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं कि v का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? वेयर वेयर v इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहां तक कोई डाउट? पहली लाइन को मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, v इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बोलो कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि प्रोपोर्शनल वाले सेंटेंस को अब अपन इक्वेशन वाले सेंटेंस में बनाएंगे तो एक कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं? दैट इज फ्यूअल कोस्ट पर आर, फ्यूअल कोस्ट पर आर विल बी इक्वल टू k इंटू वी स्क्वायर। भाई वी स्क्वायर को किसी k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब आप ऐसे समझो कि प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में तभी चेंज होगा जब आप इसको किसी के नाम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएं। अब ये इक्वेशन बन गई। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। बट ये जो कॉस्ट है ये फ्यूअल की कॉस्ट है, ट्रेन को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए उसकी कॉस्ट है, और 1 घंटे की है बेटा, 1 घंटे की। मान लो 2 घंटे चलाएंगे तो इसका इंटू 2, 3 घंटे चलाएंगे तो इंटू 3, 4 घंटे चलाएंगे तो इंटू 4। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब सबसे पहले मेरा काम है इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना। उस k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन और गिवन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? देखो इंफॉर्मेशन है कि इफ द फ्यूअल कॉस्ट इज ₹48 पर आवर एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, तो फ्यूअल कॉस्ट की जगह मैं 48 पुट करूं और स्पीड की जगह में यानी v की जगह में 16 पुट करूं तो वहां से k की वैल्यू सॉल्व आउट हो जाएगी इसी इक्वेशन में। ठीक है ना? देखो फ्यूअल कॉस्ट पर आर कितना दे रखा है? 48 रुपीज। नाउ इट इज गिवन दैट फ्यूअल कोस्ट पर आर, फ्यूअल कोस्ट पर आर इज ₹48, नहीं हाँ इज ₹48 एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। भाई फ्यूअल कॉस्ट स्पीड से प्रोपोर्शनल है, स्पीड बढ़ेगी तो फ्यूअल कॉस्ट भी बढ़ेगा, स्पीड कम होगी तो जैसे अपन गाड़ी भी चलाते हैं तो अपने को नहीं कहा जाता है कि एक एवरेज स्पीड मेंटेन करो। अगर हाई स्पीड पे चलाएंगे तो आपका पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, और लो स्पीड पे चलाओगे तो भी पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, एक एवरेज स्पीड होनी चाहिए। तो सेम टू सेम वहां पर है कि अगर 48 रुपीज पर आवर का फ्यूअल कॉस्ट आता है, कब? जब मेरी स्पीड कितनी है, गिवन है उधर 16 किलोमीटर पर आवर, एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये 48 और 16 को मैं कहां पुटअप कर सकता हूं? 48 क्या है? फ्यूअल कॉस्ट पर आवर, यहां पुटअप कर सकता हूं। 16 क्या है? v की वैल्यू। तो वहां से सॉरी यहीं पुट कर लो ना, इस इक्वेशन में पुटअप कर लो। 48 को मैं कहां पुटअप कर सकता हूं? फ्यूअल कॉस्ट पर आवर। और 16 को मैं कहां पुटअप कर सकता हूं? यहाँ पे v की जगह। तो वहां से k की वैल्यू, मिसिंग वैल्यू पता चल जाएगी। तो पुट करो जरा और k की वैल्यू फाइंड आउट करो। मैं पुट करता हूं, दैट इज फ्यूअल कॉस्ट को तो मैंने रखा 48, फ्यूअल कॉस्ट पर आवर को रखा मैंने 48 इक्वल्स टू k इंटू वी का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो बेटा। 48 इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर होता है 256 k। तो यहां से k की वैल्यू आ जाती है, यहां से k की वैल्यू आ जाती है 48/256। इसको सॉल्व करेंगे, 16 3 जा 48 एंड 16 इंटू 16 256 होता है, तो k की वैल्यू हो गई 3/16। और आपका पहला क्वेश्चन यही है। देखो यहाँ पे अपनी केस स्टडी खत्म, मतलब केस स्टडी को अपन ने गिवन पॉइंट्स के थ्रू तो एनालाइज कर लिया, अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना। तो देखो k की वैल्यू 3/16 है, तो अब मेरा एक्चुअल फ्यूअल कॉस्ट कितना आया? सो एक्चुअल फ्यूअल कॉस्ट पर आर कितना आया? कितना था? वो था सर k इंटू वी स्क्वायर था, और k की वैल्यू अब आ चुकी है आज की तारीख में, तो कितना हो गया वो? 3/16 वी स्क्वायर। ये एक्चुअल फ्यूअल कॉस्ट पर आर आ चुका है मेरा। k एक मैंने इंट्रोड्यूस किया था वेरिएबल, उस प्रोपोर्शनैलिटी वाली इक्वेशन को एक सिंपल लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां से k की वैल्यू चाहिए, k इंट्रोड्यूस हुआ, k की वैल्यू चाहिए थी, k की वैल्यू उसी की गिवन इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो गई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट?
बोलो। नो सर। नो। अब क्वेश्चन नंबर 1 इज, अब क्वेश्चंस पढ़ना रीड आउट करना शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने भी यही कहा कि आप के मान लो, और वैसे के ही माना जाएगा क्योंकि हम कांस्टेंट को के ही लेते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखो यहां से पढ़ते हैं। गिवन दैट द फ्यूल कोस्ट पर आर इज, गिवन दैट द फ्यूल कोस्ट पर आर इज, आप रीड आउट कर पा रहे हो क्या? यहाँ से थोड़ा सा अनरीडेबल है, ये इलेजिबल है। एक बार आप रीड आउट करके बताओ बच्चों, क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे? Given that the fuel cost per hour is k times the square के of the टाइम्स, speed. के टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड, हमने भी वही माना था, के टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड ही माना था, यानी के वी स्क्वायर ही माना था। आगे आगे K times the square of the speed the train generates in kilometer per द hour. वैल्यू ऑफ के इज, तो क्या वैल्यू आई है? ऑप्शन नंबर डी 3/16 आई है। Yes बोलो। sir. पहला क्वेश्चन वही है ना जो हमने अभी के की वैल्यू निकाली। उसने क्या कहा? गिवन दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? के टाइम्स है, सॉरी फ्यूल कोस्ट पर आर क्या है? के टाइम्स है स्पीड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड के, तो यानी कि वही कोस्ट है के टाइम्स स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो यहां से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो हम वैसे ही फाइंड आउट कर लिया हमने, है ना। तो पहला का क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो चुका होगा, 3/16, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes sir. ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जब भी केस स्टडी आएगी तो पहले क्वेश्चन हेल्प करेगा दूसरे को सॉल्व करने में, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को एंड चौथा पांचवे को। हमेशा यही सीरीज फॉलो होगी। आपने कुछ और केस स्टडी सॉल्व करी हो तो उसमें भी आपने ये चीज एनालाइज करी होगी। ठीक है। अब देखो वहां पे एक इंफॉर्मेशन और है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम पहले। एक इंफॉर्मेशन और है, यहां तक पढ़ लिया था हमने, है ना। देखो अब देखो, ट्रेन को चलाने के लिए केवल फ्यूल ही थोड़ा चाहिए, और भी चीजें चाहिए होती हैं ट्रेन को चलाने के लिए। तो और भी कुछ फिक्स्ड चार्जेस हैं ट्रेन को चलाने के लिए। वो क्या है? 1 घंटे के 1200 रुपए। 1 घंटे के 12। फॉर एग्जाम्पल मान लो वहां पे आपने स्टाफ एम्प्लॉय किया हुआ है ट्रेन के अंदर, या टीसी है जो आपका ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर है, वो भी आपसे सैलरी लेता है। तो उन सारा खर्चा मिला के 1 घंटे का कितना आता है? 1200 रुपए 1 घंटे। अब मान लो 5 घंटे ट्रेन चलेगी तो 6000 रुपए ये फिक्स है। मान लो 2 घंटे ट्रेन चलेगी तो 2400 रुपए ये फिक्स है। तो कुछ फिक्स चार्जेस भी हैं, तो इसको भी अपन अलग से नोट डाउन कर लेते हैं हमारे गिवन पॉइंट्स में। ऑल्सो फिक्स्ड चार्जेस पर आर, याद रखना पर आर है, और उधर फ्यूल कॉस्ट भी पर आर है। दोनों चीजें पर आर हैं अभी तक हमारे पास। एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट भी पर आर है और फिक्स्ड चार्जेस भी पर आर हैं हमारे पास। तो फिक्स्ड चार्जेस पर आर इक्वल टू ₹1200, ये गिवन है ना। तो अब आप यहां से देखो, अगर मैंने कहा कि बेटा 2 घंटे के लिए ट्रेन चलती है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या करोगे? एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट पर आर इतनी है, तो 2 घंटे की है तो 2 से तो पहले इसको मल्टीप्लाई कराओगे, और फिक्स्ड चार्जेस पर आर 1200 है तो 2 से ही इसको मल्टीप्लाई कराओगे और फिर दोनों को ऐड कर लोगे, ये टोटल कॉस्ट हो गई। अब उसमें स्पीड भी बतानी पड़ेगी आपको, सर वी बताना पड़ेगा आपको, स्पीड क्या मानूं मैं। समझ में आया ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है? No sir. ठीक है। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, अगर ट्रेन 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको मतलब 500 किलोमीटर ट्रेवल करने पे उसकी टोटल खर्चा कितना आएगा उस ट्रेन को चलाने का? 500 किलोमीटर का टोटल खर्चा चाहिए। अब टोटल, जब उसने टोटल कॉस्ट कह दिया तो आप फ्यूल कॉस्ट भी ऐड करोगे और फिक्स्ड चार्जेस भी ऐड करोगे। ठीक है। आपको क्या चाहिए था? कितने टाइम के लिए ट्रेन चली वो चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितने टाइम के लिए ट्रेन चली, उसने ये बताया कि कितने डिस्टेंस के लिए ट्रेन चली। तो अगर आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास स्पीड है v, तो डिस्टेंस और स्पीड की मदद से आप टाइम निकाल पाएंगे कि इतने टाइम तक ट्रेन चली, और फिर पर आर का खर्चा आपने निकाल रखा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे कैसे होगा ये सब? देखो नाउ when distance traveled is when distance traveled is equals to 500 किलोमीटर मान लिया जाए, तो स्पीड तो वही रहेगी b किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग टाइम व्हेन डिस्टेंस एंड स्पीड आर गिवन? क्या फॉर्मूला बनता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, बोलो बच्चों। Distance by speed. डिस्टेंस बाय
स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने, 500 किस स्पीड पे, v की स्पीड पे, तो इतने घंटे तक ट्रेन चली, इतने घंटे तक ट्रेन चली, 500 डिवाइडेड बाय v आवर्स तक ट्रेन चली। अब आपको एक घंटे का खर्चा पता है, तो आप निकाल लो टोटल खर्चा कितना होगा। तो अब मैं निकालता हूं नाउ टोटल कोस्ट, टोटल कोस्ट, टोटल कोस्ट फॉर रनिंग 500 किलोमीटर्स, फॉर रनिंग 500 किलोमीटर्स। और टोटल कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा बताओ, फ्यूल कॉस्ट ऐड होगा और फिक्स चार्जेस ऐड होंगे, यस और नो? यस सर। अच्छा जी, चेक करो ऊपर कि फ्यूल कॉस्ट कितना आया है हमारे पास पर आवर का, एक घंटे का फ्यूल कॉस्ट कितना है, 3/16 v स्क्वायर, 3/16, 3/16 v स्क्वायर, ये एक घंटे का है बेटा। टोटल कितने घंटे ट्रेन चली, 500/v, चेक करो टोटल कितने घंटे ट्रेन चली, 500/v। तो एक घंटे का अगर इतना खर्चा है तो 500/v से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इतने घंटे तक ट्रेन चली है। तो ये तो है साफ फ्यूल कॉस्ट ओनली। फिक्स चार्जेस कितने हैं, 1200 रुपए, और वो भी एक घंटे के, 1200 रुपए और वो भी एक घंटे के। तो कितने घंटे ट्रेन चली, वही सेम 500/v आवर्स तक ट्रेन चली। इसको सॉल्व कर लो तो आपका टोटल कॉस्ट आ गया 500 किलोमीटर ट्रेन चलने का। देखो v से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, v से 1 टाइम, v से v स्क्वायर वापस 1 टाइम, और देखो और 4 से 4 टाइम्स ये हो जाएगा, और 4 से 125 टाइम्स ये हो जाएगा। चेक करो 125 इंटू 3 कितना होता है, 375, और आखिरी में एक v लगा हुआ है, आ गया ना। तो मैं लिख सकता हूँ, और नीचे 4 भी है, सॉरी नीचे 4 भी है, तो 375 डिवाइडेड बाई 4 v प्लस, उधर आ जाइए, तो 12 पंजे 60, और 1 2 3 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई v। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग 500 किलोमीटर्स। यही आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, चेक करो कौन सा ऑप्शन है एबीसीडी में से, बी है, 375/4v प्लस ये 6 लाख है, कितना है 6 लाख डिवाइडेड बाई v, ये टोटल खर्चा हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या है, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब सुनिए, स्पीड को ज्यादा करते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ती है, यस और नो? बोलो क्यों बढ़ती है कॉस्ट? क्योंकि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, 3 बाय कितना आया था, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना था हमारा, 3/16 v स्क्वायर। तो मान लो मैंने 100 की स्पीड रखी तो 100 का स्क्वायर इंटू 3/16 उतनी कॉस्ट आएगी। मैंने 200 की स्पीड रखी तो 200 का स्क्वायर इंटू 3/16। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे, सोचो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी, यस और नो? यस सर। और जैसे जैसे स्पीड घटाएंगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगी, बताओ कैसे, सोच के बताओ कैसे? वो ऐसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड अगर घटाएंगे तो उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा, और ये तो एक घंटे की कॉस्ट है, ये तो एक घंटे की कॉस्ट है ना, समझ रहे हो बात को? ये एक घंटे की कॉस्ट है, तो अगर टाइम ज्यादा लगा, जैसे 2 घंटे लगा तो दुगना, 3 घंटे लगा तो 3 गुना, 4 घंटे अगर गाड़ी चली तो 4 गुना, और फिक्स्ड चार्जेस भी लग रहे हैं फिर 4 घंटे के, 1200 रुपए घंटे का। तो आप देखो स्पीड ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा। स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो ये फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे 200 किलोमीटर की स्पीड रख दी तो 200 का स्क्वायर, बहुत ज्यादा फ्यूल कॉस्ट हो जाएगा। और स्पीड बिल्कुल कम भी नहीं रख सकते क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो 1200 रुपए एक घंटा फिक्स चार्ज भी लग रहा है आपका। तो आपको ऐसी ऑप्टिमम स्पीड सोचनी है जिसमें आपका फ्यूल कॉस्ट भी ऑप्टिमम रहे और आपका फिक्स चार्जेस भी ऑप्टिमम रहे। तो आपको मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड सोचनी है, यानी वी की ऐसी कोई वैल्यू सोचनी है स्पीड की जिससे आपकी कॉस्ट मिनिमम रहे। क्या रहे आपकी कॉस्ट बेटा? मिनिमम रहे। तो मैं कह सकता हूं हमारा कॉस्ट फंक्शन आ चुका है, पिछले वाला जो आंसर है वो हमारा कॉस्ट फंक्शन है एक तरीके से। देखिए ये जो है टोटल कॉस्ट है, ये जो है टोटल कॉस्ट है, तो एक तरीके से ये कॉस्ट फंक्शन आ चुका है। अच्छा 500 किलोमीटर चलने का ये कॉस्ट फंक्शन आ चुका है। तो अब मैंने आपको क्या कहा था, केस स्टडी में हमेशा दूसरे क्वेश्चन से तीसरा, तीसरे से चौथा रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे वो 500 किलोमीटर चलने की ही सबसे ऑप्टिमम स्पीड पूछ रहा है, कहने की जरूरत नहीं है भाई। उसने क्या पूछा, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बताए। क्या हुआ? उसने कहा मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बताएं। तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड कहने की जरूरत नहीं है कि 500 किलोमीटर ही चलना है उसको। तो 500 किलोमीटर चलने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट स्पीड क्या होनी,
चाहिए। ठीक है, तो 500 किलोमीटर चलने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आई मेरी, ये आई 375/4 v प्लस 6 लाख बाई v, जिसमें v स्पीड है वो पुट करनी है मुझे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल कॉस्ट है उसको c से डिनोट कर दूं, तो c इज ए फंक्शन ऑफ v विच इज इक्वल टू 375/4 v प्लस 6 लाख बाय v। अब क्या करते थे मैक्सिमम मिनिमम में, अब अपने को कॉस्ट मिनिमम रखनी, इकोनॉमिकल मतलब होता है किफायती, सबसे कम खर्चा हो जिसमें, तो कॉस्ट को आपको मिनिमम रखना है तो आपको c को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, c वाले फंक्शन को, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और किस पे डिपेंड करता है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है। तो विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड आपको एक ही वेरिएबल बचा है, इसी से आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो मुझे बताइए dc बाय dv क्या होगा, बोलो 375/4v का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 375/4 ही बनेगा, यस और नो, v का तो 1 होता है, प्लस 6 लाख बाई v, तो 6 लाख तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, आप ये मान के चलो 6 लाख इंटू 1/v है, और 1/v का क्या बनेगा बताना जरा, 1/v का क्या बनेगा, बोलो बोलो, 1/v स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर, ये सब माइनस 1/v स्क्वायर, so it comes out to be 375/4 माइनस 6 लाख बाई v स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट, ये फाइनल डेरिवेटिव आ गया हमारा, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब क्या करते थे, पुटिंग dc by dv equals to 0 to find the critical point, putting dc by dv equal to 0, तो dc by dv क्या है 375/4 माइनस 6 लाख बाय v स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाइए एक बार, या उसको उधर ले जाइए, किसी को भी एक को उधर ले जाइए, तो मैं लिख देता हूं 375/4 इक्वल टू 6 लाख बाई v स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और v की वैल्यू निकालो, वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, उस पर या तो मैक्सिमा अटेन होगा या मिनिमा, फिर वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखना पड़ेगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ से 6 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 375, काटिए इसको, तो 25 से काटता हूँ, चलो मैं सबसे 25 1 जा 25 बचता है 12, 12 और 5 125, तो 25 5 जा 125, और 25 से ऊपर काटो, 25 2 जा 50 बचा 10, 10 और 0 100 हो गए, 25 4 जा 100, 1 2 3 0 और बच गई। अब 15 से काटो, वैसे तो 375 से पूरा कटता था, लेकिन 375 से डायरेक्ट काटना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, 15 से काट दो, पड़ जाएगा 15 1 जा 15, रिमाइंडर बचता है 9, 9 और 0 90 हो गए, 15 6 जा 90 और 2 0, तो 1600 इंटू 4 यानी कि 6400 हो गया बेसिकली, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6400, तो यहाँ से v आ गया हमारा 80, 6400 का रूट 80 है ना, v की वैल्यू हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, यानी मोस्ट इकोनॉमिकल नहीं, अभी पता नहीं है कि मोस्ट इकोनॉमिकल है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे या तो कॉस्ट सबसे मैक्सिमम है या कॉस्ट सबसे मिनिमम है। अब ऑब्वियसली इतने सारे क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम नहीं आके, हमेशा क्या होता है कि जो हमको चाहिए वही मिलता है, लेकिन हमारा कर्म है चेक करना कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ, सो द क्रिटिकल पॉइंट इज v इक्वल्स टू 80, है ना। नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी होगा इसका, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, dc बाई dv क्या आया था, बोल के बताओ। 375 बाय 16, 375/4 4 था क्या, ठीक है, minus 375/4 माइनस 6 लाख बाई 6 lakh by v 2 square 3 4 5, ठीक है, बाई v स्क्वायर। तो सो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकालो, d2c बाई dv स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस 6 लाख कांस्टेंट है, और 1 बाई वी स्क्वायर का क्या बनेगा, माइनस 2v बाई वी क्यूब, यही बनेगा। 1 बाई वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, चेक करो। yes sir 1 बाई वी स्क्वायर का मतलब होता है v की पावर -2, तो -2 के इधर आ गया, और -2 क्या आया तो ऊपर v क्यों आया, गलत है ना भाई, v क्यों आएगा ऊपर, -2 ही तो आएगा, -2 बाई वी क्यूब बनेगा, ठीक है भाई, ठीक है, -2 बाई वी क्यूब, ठीक है। करो इसको सॉल्व, तो -2 से
-6 लाख को मल्टीप्लाई किया तो -12 लाख प्लस का 12 लाख हो गया, सॉरी 12123 बाय वी क्यूब। तो आप देख सकते हो ये अभी पॉजिटिव है ना, तो अगर मैं v की वैल्यू वो क्रिटिकल पॉइंट वाली पुट कर भी दूं, 80 पुट कर भी दूं, तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा दैट मींस इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो d2c बाय dv2 एट द क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, v इक्वल्स टू 80 क्रिटिकल पॉइंट। अगर v की वैल्यू 80 यहाँ पे आप पुट कर भी दो, यानी 80 का क्यूब करो, अब करना मत, आपको बस ये एनालाइज करना होता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव। 12 लाख बाय वी क्यूब यानी 80 का क्यूब कर भी दोगे तो भी हर हाल में वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सो द क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट v इज इक्वल्स टू 80 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, यानी कि आपकी कोस्ट जो है वो मिनिमम रहेगी अगर आपका v 80 हो, यानी आपकी स्पीड 80 हो, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो आई कैन से दैट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या हो गई, यानी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड मतलब कोस्ट को सबसे कम रखने वाली स्पीड क्या हो गई, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या हो गई, क्या हो गई बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर। चेक करो 80 ऑप्शन में है वो, किलोमीटर। यस सर। ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब 49 और 50 में वो एक्चुअली मिनिमम कॉस्ट पूछ रहा है, 48 में तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछ रहा है जो कि आया 80। अब 49 50 में एक्चुअल मिनिमम कॉस्ट पूछ रहा है, यानी 80 को पुट करके देख लो, जो आंसर है वही 49 और 50 का आंसर है। 49 में केवल फ्यूल कॉस्ट पूछ रहा है, 50 में टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। तो 49 में केवल फ्यूल कॉस्ट वाले फॉर्मूला में v की वैल्यू पुटअप करो, और 50 में टोटल कॉस्ट वाले फॉर्मूला में v की वैल्यू पुटअप करो। v की वैल्यू क्या पुटअप करो, 80 पुटअप करो। एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड पूछा है ना, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड जो निकली है उस पे टोटल कॉस्ट अब बताओ कितना आया, फ्यूल कॉस्ट तो कितना है और ये कितना है, समझ में आया। तो पुटअप कर दो 80, v की वैल्यू 80 पुटअप कर दो और आपका आंसर है। तो फ्यूल कॉस्ट जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन था क्या था, द फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल 500 द मोस्ट इकोनॉमी, द फ्यूल कॉस्ट सिंपली लिख देता हूँ। सो द फ्यूल कॉस्ट, सो द मिनिमम, सो द मोस्ट इकोनॉमिकल फ्यूल कॉस्ट ऐसे लिख लो, द मोस्ट इकोनॉमिकल फ्यूल कॉस्ट या मिनिमम फ्यूल कॉस्ट, इकोनॉमिकल फ्यूल कॉस्ट। ठीक है ना, फ्यूल कॉस्ट। तो फ्यूल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना था हमारा, ऊपर ही ऊपर बना था, याद करो। फ्यूल कॉस्ट का कह रहा हूँ, टोटल कॉस्ट का नहीं कह रहा हूँ ना। ये तो टोटल कॉस्ट का था 375 बाय 4v, ये सारा सब कुछ तामझाम टोटल कॉस्ट का था। फ्यूल कॉस्ट का केवल इतना सा था, नहीं फ्यूल कॉस्ट का मैं ये कह सकता हूँ, देखो बेटा ये था फ्यूल कॉस्ट का था ये वाला पार्ट, ये फ्यूल कॉस्ट का था, चेक करो, और टोटल कॉस्ट का था ये पूरा पार्ट। तो फ्यूल कॉस्ट पूछिए तो केवल 375 बाई 4v में v की वैल्यू पुटअप करो, और टोटल कॉस्ट पूछिए तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में पुटअप करो, ठीक है। तो 375 बाई 4v, 375 बाय 4v, और v की वैल्यू 80 पुटअप करनी है जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है, इनटू 80, इट कम्स आउट टू बी 4 से 1 टाइम, 4 से 20 टाइम्स करना मल्टीप्लाई, 0 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 2 3 जा 6 एंड 1 7, दैट इज ₹7500। चेक करो है ऑप्शन में, मेरा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। यस सर। और लास्ट में अपन टोटल कॉस्ट में v की वैल्यू वही 80 पुटअप कर देंगे, और टोटल कॉस्ट क्या आई थी लिख देता हूं मैं, एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट या मिनिमम लिख दो, मोस्ट इकोनॉमिकल टोटल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट नहीं टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला से मतलब फंक्शन क्या बना था ये, 375 बाय 4v प्लस 6 लाख बाई v, राइट, यही बना था। इसमें v की वैल्यू 80 पुटअप कर दो, तो 375 बाई 4 इंटू 80, इसका तो सॉल्व कर ही लिया आपने, 7500 आया है, डायरेक्ट पुटअप कर देना, फिर से क्या सॉल्व करना, इसको सॉल्व और कर दो, 6 लाख बाय 80, इसको और सॉल्व कर लो, 8 से 0 टाइम 0 से 0 कट गया, और 8 से यहाँ तक काटना है ना, 1 0 कट चुका है, 8 7 जा 56 बचा 4, 8 5 जा 40, तो ये भी 7500 आया, ये तो 7500 है ही सही, ऊपर आपने सॉल्व किया ही हुआ है, और ये भी 7500 आया है, 7500 और 7500 कम्स आउट टू बी
कितना हुआ 15,000 15,000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टोटल मत बताओ, वो बताओ केवल एडिशनल फिक्स चार्जेस वाली, तो वो भी 7500 ही है। ठीक है ना, तभी तो 7500 टोटल 15,000 हो गया। क्लियर है? यस सर। देखो पहले क्वेश्चन में सिंपली के की वैल्यू निकाली जो हमने पहले वाले गिवन इंफॉर्मेशन से निकाल ली थी। सेकंड क्वेश्चन में इसने कोस्ट फंक्शन बनवाया है हमसे कि कोस्ट फंक्शन बनाओ सी ऑफ वी, कोस्ट इज ए फंक्शन ऑफ वी, तो बताओ क्या वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, ये वाली आई थी। फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करवा के पॉइंट ऑफ मिनिमा निकलवाया, ये वाला, उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करवा के पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल गया, तो फिर मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू भी दो तरह से, एक बार केवल फ्यूल कॉस्ट में और एक बार टोटल कॉस्ट में। तो एवरी क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन इट्स प्रीसीडिंग क्वेश्चन। समझ में आया? यस सर। तो देखो बेटा, केस स्टडी इज नथिंग, आपके वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे प्रॉब्लम्स में उसको अप्लाई करके वो पूछेगा, बस दैट इज इट, और बाकी चीज वही है। तो बड़ा क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना है, और कम से कम 8 10 15 20 जितना भी आपको टाइम मिले वो केस स्टडी घर से सॉल्व करके जानी है, तो आपको, ताकि उस चीज के यूज टू बन पाए। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, एनी अदर डाउट्स बोलो। कैसी है तैयारी बाकी? ठीक है। सर 6 चैप्टर का है बस। 375 कितना था, ये थोड़ा सा कट गया ना, 375/4 भी है ना, 375/4, और ये कितना हो गया 7500। ठीक, कर लिया होगा आपने नोट डाउन, अगर नहीं किया तो वीडियो से कर लेना। ठीक है ना बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो और पेपर अच्छा करके आना कल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और आगे के लिए भी, चलो कल तो स्कूल लेवल एग्जाम्स हैं, अगर थोड़े बहुत इधर उधर हल्का हल्का हो गया तो भी कोई कुछ खास नहीं जाता, बट दिस इज द टिपिकल बोर्ड क्वेश्चन जो अभी अपन ने सॉल्व किया। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन, इस वाले जो आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया, आपको तो क्या बस एमसीक्यू आएगा तो रफली सॉल्व करके और आंसर लगा के बस टिक मार्क करना है। ठीक है ना? सर हमें सॉल्यूशंस भी करना है कल। सॉल्यूशंस करने हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ मतलब आएगा एमसीक्यू और टाइम उतना ही मिलेगा, पर साथ में सॉल्यूशंस भी करना है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्यूशंस करने हैं तो ही आपका असली ग्रोथ होगी। अगर केवल आंसर्स टिक करने होते तो वो तो इधर उधर से पूछ पाछ के भी कर लेते हैं कई बार बच्चे, तो आपकी असली ग्रोथ नहीं हो पाती। बट इट इज वेरी नाइस कि आपको सॉल्यूशंस भी करने हैं, वो सॉल्यूशंस करने हैं तो आप अच्छे से मेहनत भी करोगे, प्लस आपको सेकंड वाले बोर्ड एग्जाम्स में तो सॉल्यूशंस करने ही थे, वैसे भी करने ही थे, तो आपको मतलब आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे थोड़ा सा, है ना। और आगे तो देखो बेटा, ग्रेजुएशन तक तो सॉल्यूशंस करने ही होते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद कोई एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह फाइट करते हो या कोई गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करते हो, तब आता है एमसीक्यू की बारी। तो ये कोरोना की वजह से पहली बार आपको 12th क्लास में इंट्रोड्यूस करवा दिया एमसीक्यू, बाकी एमसीक्यू अभी आपसे बहुत दूर है। हाँ, अगर कोई आईआईटी वाईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम, जेई मेंस या जेई ये सब कुछ देते हो तब आएगा, पर अभी अपने को नहीं सोचना, अभी अपने को सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से सोचना है। ठीक है, एनी अदर क्वेरी बोलो, एनी अदर क्वेरी? नो सर। ओके चलो, तो फिर वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। फिर पेपर बताना कैसा था, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।